नमस्कार साथियों, मैं अखिल स्वागत करता हूं आपका आपके YouTube चैनल यादवेंद स्मार्ट क्लासेज में। फिर आपके लिए हाजिर है एक पॉलिटी का नया टॉपिक लेकर। आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा शेड्यूल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान की अनुसूचियां। टॉपिक शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। तो चलो चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। पहला जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? शेड्यूल्स यानी अनुसूचियां। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में, मूल संविधान में अगर अनुसूचियों की बात की जाए तो अनुसूचियां कितनी थी? 8 अनुसूचियां किसमें थी? मूल संविधान में। किसमें थी? मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन। मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी थी? 8। वर्तमान में अनुसूचियों की जो संख्या है वो कितनी है? 12। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में 8 शेड्यूल, 8 अनुसूचियां, और वर्तमान में जो अनुसूचियों की संख्या है वो कितनी है? 12। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन की जब हम बात कर रहे हैं तो कब की बात कर रहे हैं? कि जब हमारा संविधान लागू हुआ था, यानी 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को जब संविधान बनके तैयार हुआ था, उस समय अनुसूचियों की संख्या कितनी थी? 8, और अब कितनी है? 12। पहला फर्स्ट शेड्यूल, पहली अनुसूची। फर्स्ट शेड्यूल में क्या दे रखा है? नेम्स ऑफ स्टेट एंड इट्स यूनियन टेरिटरी। पहली में दे रखा है संघ और राज्य क्षेत्रों के नाम। नेम्स ऑफ स्टेट्स, नेम्स ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी। इंडिया में जितने भी राज्य हैं और जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं, उन सभी के नाम जो दे रखे हैं वह किस में दे रखे हैं? शेड्यूल फर्स्ट में, अनुसूची 1 में। ठीक है। दूसरा, हमारे यहाँ पर जो स्टेट हैं, राज्य हैं, उनकी संख्या कितनी है? 28, 28। यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश या संघ शासित प्रदेश बोल सकते हैं, तो उनकी संख्या कितनी है? 8। ठीक है। सेकंड शेड्यूल, दूसरी अनुसूची। सेकंड शेड्यूल में क्या दे रखा है? विभिन्न पदाधिकारियों, विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन एवं भत्ते। यानी जो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस हैं, उनके एमेलुमेंट्स और अलाउंसेस, यानी उनके वेतन एवं भत्ते। कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस कौन कौन सी होंगी? पहला देखिएगा, विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन एवं भत्ते की बात की जाए तो प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति,
राष्ट्रपति को जो पेमेंट दिया जाएगा, वेतन दिया जाएगा, वो किस अनुसूची में दिया जाएगा? दूसरी अनुसूची में। सेकंड, गवर्नर, राज्यपाल। राज्यपाल को जो पेमेंट दिया जाता है वो किस शेड्यूल में दिया जाता है? सेकंड शेड्यूल में, दूसरी अनुसूची में। तीसरा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यानी संसद के सदस्य। ठीक है। और किस किस को पेमेंट दिया जाता है? दूसरा, जजेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। ठीक है, लेकिन आप याद रख लीजिएगा, चेयर मैन ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा का सभापति, राज्यसभा का सभापति। अब एक बात आप याद रख लीजिएगा कि सेकंड शेड्यूल में दूसरी अनुसूची में वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति को कोई भी पेमेंट नहीं दिया जाता है, कोई भी वेतन नहीं दिया जाता है। उसका कारण क्या है कि वाइस प्रेसिडेंट को पेमेंट नहीं दिया जाता, वेतन नहीं दिया जाता है? क्योंकि उपराष्ट्रपति पद का कोई भी वेतन है नहीं है। उपराष्ट्रपति किसके रूप में वेतन लेता है? राज्यसभा के सभापति के रूप में। ठीक है, तो इसमें पेमेंट किस किस को दिया जाएगा? चेयरमैन एंड अदर मेंबर्स ऑफ यूपीएससी, कैग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जो मेंबर्स हैं, इन सभी को जो पेमेंट दिया जाता है वो किस शेड्यूल में दिया जाता है? सेकंड शेड्यूल में, दूसरी अनुसूची में। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं तीसरी अनुसूची, थर्ड शेड्यूल। थर्ड शेड्यूल में क्या दे रखा है? तीसरी अनुसूची में ओथ एंड एफर्मेशन, यानी शपथ और प्रतिज्ञान। विभिन्न अधिकारियों द्वारा जो शपथ ग्रहण की जाती है वो किस अनुसूची में की जाती है? तीसरी अनुसूची में, थर्ड शेड्यूल में। देखिएगा किस किस को शपथ दिलाई जाती है। पहला, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यानी कहा जाए तो लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर्स को शपथ किस में दिलाई जाएगी? थर्ड शेड्यूल में। ठीक है। दूसरा, कैग, मेंबर ऑफ यूपीएससी, ये जितने भी अदर मेंबर्स हैं इनको सबको शपथ किस में दिलाई जाती है? थर्ड शेड्यूल में, तीसरी अनुसूची में। लेकिन आप याद रखिएगा, प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति, आर्टिकल नंबर 60, वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति, आर्टिकल नंबर 69 और गवर्नर, राज्यपाल, आर्टिकल नंबर 159। एक राष्ट्रपति, दूसरा उपराष्ट्रपति और तीसरा राज्यपाल, इनके जो ओथ का प्रोविजन है, शपथ का जो प्रावधान है, वो तीसरी अनुसूची में न होके राष्ट्रपति को शपथ दिलाई जाएगी अनुच्छेद 60 में, आर्टिकल 60 में। वाइस प्रेसिडेंट को जो ओथ दिलाई जाएगी वो किस में दिलाई जाएगी? आर्टिकल नंबर 69। और गवर्नर को जो ओथ दिलाई जाती है वो किस में दिलाई जाती है? आर्टिकल नंबर 159। ठीक है। और बाकी लोकसभा के मेंबर हुए
कैग हुए, मेंबर ऑफ इलेक्शन कमीशंस, मेंबर ऑफ यूपीएससी, जजेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जजेज ऑफ हाई कोर्ट, इन सभी को जो ओथ दिलाई जाएगी, शपथ दिलाई जाएगी, वो किस में दिलाई जाएगी? 3rd शेड्यूल में, 3री अनुसूची में। ठीक है, आगे 4th शेड्यूल की अगर बात की जाए, 4थी अनुसूची की, तो 4थी अनुसूची में क्या दे रखा है? राज्यसभा में सीटों का आवंटन, एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा, एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा, राज्यसभा में सीटों का आवंटन, ये किस शेड्यूल में दे रखा है? ये 4th शेड्यूल में दे रखा है, 4थी अनुसूची में। अब इसमें दे क्या रखा है? जैसे देखिएगा, उत्तर प्रदेश में अगर बात की जाए तो राज्यसभा की जो सीट्स हैं वो कितनी है? 31। राज्यसभा की सीट्स उत्तर प्रदेश में 31 है। ये किस शेड्यूल में बताया गया है? 4th शेड्यूल में बताया गया है, 4थी अनुसूची में। ठीक है, ऐसे ही जितने राज्यों में राज्यसभा की सीटें हैं वो सारी की सारी राज्यसभा की सीटें अलॉट की गई हैं, उनका बंटवारा किया गया, वो आवंटित की गई हैं। वो किस में की गई हैं? 4th शेड्यूल में, 4थी अनुसूची में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है 5वीं अनुसूची, 5th शेड्यूल। इसमें क्या दे रखा है? अनुसूचित जाति और जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड ट्राइबल एरियाज। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड ट्राइबल एरियाज, अनुसूचित जाति और जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन। देखिएगा हुआ क्या कि जब हमारा संविधान बनाया जा रहा था तो उस समय हमारे देश में बहुत सी ऐसी जनजातियां थीं, ऐसे लोग थे जो जंगलों में रहते थे, जिन्हें आदिवासी बोला जाता है, और उन्हीं को नाम दिया गया जनजाति। जनजाति कौन होते हैं? जो आदिवासी होते हैं, जो जंगलों में रहते हैं। जब संविधान तैयार किया जा रहा था तो संविधान सभा ने संविधान को तैयार किया था, और उस समय संविधान सभा में एक मेंबर थे, सदस्य थे, जिनका नाम था जयपाल सिंह। जयपाल सिंह ने जो आदिवासी लोग थे उनके लिए संविधान में क्या किया जाए, क्या न किया जाए, इसके लिए बहुत प्रयास किया। तो जो हमारे मुख्य धारा थी जीवन की, उस मुख्य धारा से अलग जीवन की धारा होती है आदिवासियों की। तो आदिवासियों के क्षेत्रों का प्रशासन कैसे किया जाए, कैसे न किया जाए, इसके लिए एक शेड्यूल ऐड की गई, एक अनुसूची जोड़ी गई, और वह है 5वीं अनुसूची। जैसे उदाहरण के लिए नरेगा जो सरकार के द्वारा योजना चलाई गई है, नरेगा में लोगों को 100 दिन का रोजगार दिया जाता है। और अगर उसी की बात करें तो जनजातीय क्षेत्रों में जो अनुसूचित क्षेत्र हैं, जहां पे उसी नरेगा में लोगों को 200 दिन का रोजगार दिया जाता है, 200 डेज। तो ऐसे करके सरकार की जो योजना है वो जहां जनजातीय क्षेत्र नहीं है वहां पे अलग प्रकार से लागू होती हैं, और जहां जनजातीय क्षेत्र हैं वहां पे यह योजनाएं अलग प्रकार से लागू होती हैं। तो ये किस में दे रखा है?
ये दे रखा है 5th शेड्यूल में, 5वीं अनुसूची में। आगे देखिएगा 6th शेड्यूल, 6ठी अनुसूची। 6ठी अनुसूची में क्या दे रखा है? असम, कौमा, मेघालय, कौमा, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन। ठीक है, यानी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज ऑफ असम, मेघालय, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। अब यहां पे 4 राज्यों को जोड़ा गया, एक असम, दूसरा मेघालय और त्रिपुरा और मिजोरम। यहां के जो जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन किया जाएगा वो किस अनुसूची में किया जाएगा? अनुसूची नंबर 6। अच्छा, एक होता है अनुसूचित क्षेत्र। अनुसूचित क्षेत्र कौन सा होता है? कि जहां पे जनजातियां रहती हैं, जहां पर जनजातियां रहती हैं, आदिवासी जनजातियां रहती हैं, उसको क्या नाम दिया जाता है? अनुसूचित क्षेत्र। किसी भी क्षेत्र को अगर अनुसूचित क्षेत्र में घोषित करना है तो यह किसके द्वारा किया जाता है? तो यह किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा? किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र अगर घोषित करना है तो उसको घोषित करने का काम किसका होगा? राष्ट्रपति का, और वह राष्ट्रपति के द्वारा ही उसे घोषित किया जाता है। ठीक है, इसके आगे 7th शेड्यूल, 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची में क्या दे रखा है? देखिएगा, इसमें पहले तो याद रख लीजिएगा, इसमें दे रखा है लिस्ट्स, यानी सूचियां। इसमें क्या है? रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट, केंद्र और राज्यों के मध्य संबंध। केंद्र और राज्यों के मध्य संबंध, रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट। क्योंकि शासन कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार की सरकारें होती हैं, एक तो यूनिटरी गवर्नमेंट होती है और एक एकात्मक शासन व्यवस्था, और दूसरी होती है फेडरल गवर्नमेंट यानी संघात्मक शासन व्यवस्था। तो इंडिया ने जो अडॉप्ट किया है वो कौन सा किया है? संघात्मक शासन व्यवस्था को, फेडरल सिस्टम को। क्योंकि इंडिया में एक गवर्नमेंट है यूनियन गवर्नमेंट, केंद्र सरकार या संघ सरकार आप बोल सकते हैं, और दूसरी कौन सी है? राज्य सरकार यानी स्टेट गवर्नमेंट। तो यहाँ पे 7वीं अनुसूची में क्या दे रखा है? लिस्ट दे रखी है, यानी यहाँ पे यूनियन के पास कितने सब्जेक्ट होंगे और स्टेट के पास कितने सब्जेक्ट होंगे, और तीसरी जो लिस्ट है वो कौन सी है? कॉनकरेंट लिस्ट। कॉनकरेंट लिस्ट। ठीक है, यूनियन जो सब्जेक्ट होंगे उसके लिए यूनियन गवर्नमेंट कानून लॉ बनाएगा, स्टेट सब्जेक्ट के लिए स्टेट गवर्नमेंट लॉ बनाएगा, और कॉनकरेंट लिस्ट के लिए यूनियन और स्टेट यानी केंद्र और राज्य दोनों मिलकर क्या करते हैं? लॉ बनाते हैं। ये किसके लिए बनाते हैं? कॉनकरेंट लिस्ट में जो सब्जेक्ट आते हैं, कॉनकरेंट लिस्ट में जो सब्जेक्ट आते हैं उसके लिए लॉ कौन बनाता है? यूनियन और स्टेट दोनों मिलके। ठीक है, आगे जब हम पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट, केंद्र और राज्यों के मध्य संबंध, तो उस पर ज्यादा तीनों पे बात की जाएगी कि किसमें कितने सब्जेक्ट हैं और किसमें कितने सब्जेक्ट नहीं है। अब बात आती है 8th शेड्यूल, 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची में क्या दे रखा है? लैंग्वेजेज, भाषाएं। क्या दे रखा है? लैंग्वेजेस, भाषाएं। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में, मूल संविधान में जो लैंग्वेजेस थी, भाषाओं की संख्या थी वो कितनी थी? 14।
मूल संविधान में भाषाओं की संख्या कितनी थी? 14। और अब वर्तमान में भाषाओं की संख्या कितनी है? 22। वर्तमान में भाषाओं की संख्या कितनी है? 22, 22। ये हम कब की बात कर रहे हैं? ओरिजिनल की, मूल संविधान की बात कर रहे हैं। मूल संविधान में भाषाओं की संख्या कितनी थी? 14 भाषाएं थीं और वर्तमान में भाषाओं की संख्या कितनी है? 22। 22 भाषाओं का मतलब क्या है कि हमारा जो भी सरकारी कामकाज है वह इन 22 भाषाओं में से किसी एक भाषा में हो सकता है। इसमें क्या दे रखा है? ये ऑफिशियल लैंग्वेजेज हैं, राजभाषाएं। क्या हैं ये? राजभाषाएं। लेकिन आपने लोगों ने देखा होगा कि हमारा कुछ ऐसा काम है ऑफिसों का जो कि अंग्रेजी भाषा में होता है। तो अंग्रेजी जो भाषा है, इंग्लिश जो लैंग्वेज है, वह क्या है? एक सहायक भाषा के रूप में प्रयोग की जाती है। किसके रूप में प्रयोग की जाती है? सहायक भाषा के रूप में। लेकिन हमारी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है, राजभाषा जो है, वो क्या है? हिंदी है। क्या है? हिंदी। आगे 9th शेड्यूल, नवी अनुसूची। 9th शेड्यूल में क्या दे रखा है? देखिएगा, पहले हम बात करें तो हमने शुरुआत में यहाँ पे क्या पढ़ा था कि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में कितनी थी? 8। और अब कितनी है? 12। यानी अब ये नवी अनुसूची जो है, 9th शेड्यूल जो है ये क्या किया गया? इसको ऐड किया गया, जोड़ा गया है, अमेंडमेंट किया गया, संशोधन किया गया और उसके बाद इस अनुसूची को जोड़ा गया। इसमें क्या दे रखा है कि इस अनुसूची में जो कानून और विषय होंगे, इस अनुसूची में जो कानून और विषय होंगे उन्हें न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। ठीक है, ये कब ऐड की गई? तो देखिएगा, इस शेड्यूल को, इस अनुसूची को जो जोड़ा गया वो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था, पहला संविधान संशोधन था, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। कब हुआ था? 1951 में। और ये किस लिए हुआ था? कि गवर्नमेंट के द्वारा जो लैंड रिफॉर्म किए जा रहे थे, भूमि सुधार, उन्हीं को लेके विवाद हुआ और उन विवादों के कारण सरकार को क्या करना पड़ा? फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करना पड़ा, प्रथम संविधान संशोधन, जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू सरकार के द्वारा किया गया था। और ये कब किया गया था? 1951 में, 1951 में। यानी 9th शेड्यूल को अगर देखा जाए तो 9th शेड्यूल को जुडिशियल रिव्यू, 9th शेड्यूल को जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक पुनरावलोकन से दूर रखा गया है। कि यानी इस अनुसूची में जो कानून डाल दिया जाएगा उसका न्यायालय के द्वारा न्यायिक पुनरावलोकन नहीं किया जाएगा। ठीक है, लेकिन आगे 10th शेड्यूल, 10वीं अनुसूची। 10th शेड्यूल में क्या दे रखा है दोस्तों? एंटी डिफेक्शन लॉ, जिसे बोला जाए तो दल बदल कानून या अधिनियम। अधिनियम एक्चुअल में है नहीं, ये दल बदल कानून। ये कब ऐड की गई थी? इसके लिए राजीव गांधी सरकार के द्वारा एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, संविधान संशोधन किया गया। और वो कौन सा था? 52 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1985, 1985 में इस 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया। और ये 10वीं अनुसूची जो है ये किससे संबंधित है? तो यह है एंटी डिफेक्शन लॉ, दल बदल से संबंधित। दल बदल क्या होता है, इसके लिए मैं एक प्रॉपर वैसे वीडियो बना चुका हूँ, आप उसको पहले एक बार देख लीजिए। और वो वीडियो जो है वो किस नाम से है? वो शिवसेना के नाम से बनाई गई थी, कि एकनाथ शिंदे की हुई शिवसेना वह बनाई गई थी। दूसरा, उसमें पहले एंटी डिफेक्शन लॉ बताया गया है और एंटी डिफेक्शन लॉ के बाद शिवसेना कैसे एकनाथ शिंदे की हुई है उसको मैंने
उसमें कंप्लीट बताया है। तो आप उस वीडियो को देखिएगा और फिर भी देखने के बाद कोई भी आपका डाउट रहता है तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूँगा। 10वीं अनुसूची हो गई। अब बात आती है 11th शेड्यूल 11वीं अनुसूची। 11th शेड्यूल 11वीं अनुसूची में क्या दे रखा है? पंचायत। पंचायती गांव के विकास के लिए गांधी जी का जो सपना था लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का, स्थानीय स्वशासन का, उन्हीं गांव का विकास करने के लिए ग्राम पंचायतों का गठन किया गया। जब ग्राम पंचायतों का गठन किया गया तो एक नई अनुसूची जोड़ी गई। और वो कौन सी अनुसूची जोड़ी गई दोस्तों? 11वीं अनुसूची। और 11th शेड्यूल को ऐड कब किया गया? इसके लिए एक अमेंडमेंट किया गया, 73 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992, 73वां संविधान संशोधन 1952 किया गया और उसके द्वारा पंचायत को जोड़ा गया। ठीक है, जब पंचायत को जोड़ा गया तो पंचायत स्तर जो होता है ये त्रिस्तरीय पंचायती राज की सिफारिश की है। भारत में जो लेवल होता है पंचायत का स्तर होता है वो कैसा होता है? 3 टियर, त्रिस्तरीय पंचायती राज। जैसे अगर विलेज लेवल पे बात की जाए, ग्राम स्तर पे, तो ग्राम पंचायत, एरिया लेवल पे एरिया पंचायत, क्षेत्र स्तर पे क्षेत्र पंचायत, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, जिला परिषद। ठीक है, इसके बाद एक और अमेंडमेंट एक्ट किया गया, एक और संशोधन किया गया और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एक और शेड्यूल को ऐड किया गया, जोड़ा गया। और ये शेड्यूल थी कौन सी? 12th शेड्यूल 12वीं अनुसूची। इसमें क्या दे रखा है? म्यूनिसिपालिटीज, नगर पालिकाएं। क्या दे रखा है इसमें? म्यूनिसिपालिटीज, नगर पालिकाएं। ये कब जोड़ी गई थी? इसके लिए भी एक अमेंडमेंट किया गया और वो अमेंडमेंट कौन सा था? 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992। कौन सा था? 1992। नगर पालिकाएं, इसके द्वारा शहरी क्षेत्रों के लिए नगर पालिकाओं का गठन किया जाता है। और ये नगर पालिकाओं के लिए अनुसूची जोड़ी गई। कौन सी अनुसूची? 12वीं अनुसूची। ठीक है, यानी अर्बन पंचायत। दूसरा, ये जोड़ी कब गई थी? तो 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था 74th, और ये कब हुआ था? 1992 में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।